अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का ये वाक़या आपकी रूह को झंझोड़ के रख देगा, इसलिए गुजारिश है कि वाक़ये को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नासिर नामी शख्स का वाक़या, आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। मेरी शादी को अभी 3 महीने हुए थे कि मुझे अपनी बीवी के मरने की दर्दनाक खबर मिली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिससे अभी खुलकर मैं इजहार मोहब्बत भी न कर सका था, वो इस दुनिया से इतनी जल्दी चली जाएगी। मैंने उसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी थी। जैसा वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया, पर जिंदगी ने मेरे ऊपर इतना बड़ा सितम कर दिया कि मेरी बीवी भरी जवानी में मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन बीवी के मरने के बाद ही असल कहानी शुरू हुई, जिसने मुझे न सिर्फ झंझोड़ के रख दिया बल्कि बहुत सारे रिश्तों की पहचान करवा दी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मैके वाले हमारे घर आ गए। उसकी माँ मुझे लान तान करने लगी, कहने लगी कि तूने हमारी बेटी को मारा है। वो शादी करते हुए तो बहुत खुश थी, उसने तो हमसे कहा था कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। तूने सच में ही उसका घर से जनाजा ही निकाल दिया। क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने मेरी बेटी पर इतने जुल्म किए होंगे, इसलिए वो बेचारी बोली ही नहीं और घुट घुट कर मर गई। अब मैं इनको क्या समझाता कि मैं तो अपनी बीवी से अभी तक कोई ताल्लुक कायम ही नहीं कर सका था, तो मैं उस पर जुल्म क्या करता। अभी तो हम दोनों का रिश्ता भी बहुत ही ज्यादा तकल्लुफ वाला था। मैं चाह कर भी उसके करीब नहीं हो सका था। वो इस कदर शर्माती ललचाती थी कि मैं उससे बात करता तो वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। खैर, इस सारे चूहे बिल्ली के खेल में 3 महीने गुजर गए। उसके अलावा एक और बड़ा वाक़या हो गया जिसने मुझे ज्यादा परेशान किया। बीवी के मैके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर लेकर जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले बोले अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसे दफनाया भी यहीं पर जाएगा। लेकिन बीवी के मैके वालों में से एक आदमी बहुत ज्यादा जिद कर रहा था कि किसी सूरत में भी हम अपनी बेटी को यहाँ दफन नहीं होने देंगे। तुमने इस पर जितने जी भर कर जुल्म कर लिए वो काफी हैं, हम इसे मर कर यहाँ नहीं छोड़ सकते। खैर, कुछ न कुछ करके उन लोगों ने मैयत को यहाँ से निकाल लिया और ये लोग उसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन मेरी उसके साथ निस्बत खत्म तो होने वाली नहीं थी। मैं भी उसके साथ ही चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत परेशान था। मैंने जब उसे लहद में उतारा तो मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे अपनी मौत याद आ रही थी। दिल चाहा बीवी के साथ मैं भी इस दुनिया से चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसने मेरी बीवी का जनाजा यहाँ लाने पर बहुत ज्यादा जिद की थी। वो मुझे कहने लगा, अरे भाई, अब क्या तुम भी इस कब्र में लेट जाओगे? निकलो यहाँ से। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अजीब और नफरत वाला लग रहा था। मैं कब्र से जरा पीछे हट गया। जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डाल दी गई और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वही आदमी सबको कहने लगा कि अब यहाँ गैर इस्लामी तरीके से तमाशा न लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। और तुम मियाँ, अब क्या अपनी बीवी का मातम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर वालों को, अपनी माँ को वक्त दो। मैं उसकी कड़वी जहरीली बातें सुनकर बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, ये मौका ही ऐसा था कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपने घर आ गया। घर आकर मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। अभी मैं किसी दोस्त को फोन करने लगा। मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा तो मोबाइल जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। सोचा कि शायद मोबाइल में कहीं रास्ते में फेंक आया हूँ। फिर मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए मेरी जेब जरा हल्की थी। मैं इस वक्त इतना फर्क महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन बात दरअसल ये थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं भूल आया था। मैं फौरन घर से निकला। मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल लग रही थी। ये सब तो आप भी जानते ही होंगे। मैं फौरन इसी कब्रिस्तान में पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी। वहां पहुंचते ही मेरी नजर पूरे कब्रिस्तान पर पड़ी, लेकिन मेरा मोबाइल कहीं नजर नहीं आया। मैं इधर उधर देखता, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ आया और बोला, क्या ढूंढ रहे हो? शायद वो बूढ़ा आदमी इस कब्रिस्तान का गोरकन था। मैं बोला, बस चाचा, मैं अपना मोबाइल यहाँ भूल गया हूँ, वो ढूंढ रहा हूँ। कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र में तो नहीं गिराए? चाचा ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ, ये भी हो सकता है। असल में जब मैं कब्र में देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सुनकर मैं लरज गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में है? लगता है कि अब मुझे कब्र खोदनी पड़ेगी। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो?
वो आदमी अपने कानों को हाथ लगाने लगा। एक चंद हजार के मोबाइल के लिए तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की हद होती है। तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले घर वाले उठकर आ जाएंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात तो हरगिज मत करना, वो यही सोचेंगे कि तुमने ही इनकी बेटी को मारा है। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया कि इस आदमी को मेरे घरेलू मसाइल के बारे में कैसे पता था। ये एक गोरकन था, फिर इसको ये भी पता था कि ये मेरी बीवी है और इसके घर वाले मुझसे नाराज हैं, और ये तो मेरी बीवी के मैके का कब्रिस्तान है। शहर में अमूमन ऐसी तफसीलात नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे के खानदान के बारे में जानता है, पर यह गोरकन अजीब था जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान हुआ लेकिन चुप था। उस वक्त गम ही इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी अम्मा को बताई। अम्मा कहने लगी, अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, खामखा परेशान होते हो। अब अगर बीवी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया फोन खरीद लो। मैंने कहा, अम्मा, उस नंबर पर तो मेरे काफी सारे जानने वाले थे, लेकिन चलो आप कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप मुझे पैसे दे दें। माँ ने मुझे पैसे दे दिए तो मैं अपना नया मोबाइल खरीद लिया। मैंने उस मोबाइल में नई सिम डाली, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुझे मजीद परेशानी में डाल दिया। रात के 12 बजे थे, मेरे फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। अचानक से सिग्नल आए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया वो अपना पुराना नंबर था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए ऐसा कर रहा था। मैं तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है तो अब वो खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही मैंने फोन में नंबर मिलाया तो उस पर बेल जाने लगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। मेरा मोबाइल कब्र में है और वहाँ उस पर बेल जा रही है। लेकिन अगले लम्हे जो हुआ उसने तो मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फोन उठा लिया गया था और फिर जो हुआ उसको देखकर मैं इस कदर हैरान और परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ भी हैरान थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, अम्मा, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले मोबाइल का बहाना बनाकर गए थे, अब कौन सी आफत आ गई है? रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो? अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं तो घर से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ मेरे पीछे कितना परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था और वो था मेरी बीवी का ख्याल, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जाकर तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया था। मगर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो वही गोरकन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने आते हो? मुझे देखकर वो गुस्से से बोला, गोरकन मियाँ, आपका काम है कब्रें खोदना, आप उस तक रहें। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? लेकिन मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता। मैं यहाँ का गोरकन हूँ तो मैं ही जिम्मेदारी उठाऊंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गोरकन को भी सारी बात बता दी। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों से जाकर इस बात का पता मालूम करो। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं कुछ बोलूँगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं गोरकन की बात सुनकर समझ गया कि वो मुझे कोई बात नहीं बताना चाहता। शायद कि उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिसकी वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि यूं ही घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा वो सब लोग एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर का बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुँच गया जहाँ बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा उन सब के चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। लगता था जैसे कि वो अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी के बारे में। वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? तभी मेरा हाथ एक प्याली पर लगा। वो प्याली गिरकर टूट गई तो सब लोगों की तवज्जो मेरी तरफ आ गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने इस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे आए हो और कब आए थे? मेरी सास ने मुझसे पूछा।
अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नजर डाली। हाँ बेटा आओ, हमें तुम्हारा इंतजार था। मेरा इंतजार? मगर वो क्यों? मैंने अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि क्या करें। तुम्हें तो पता है कि हम एक मामूली से खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आया। वो ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी न रहा तो मैं क्या करूंगी। तुम जानते हो ना कि कई अरसे से हमारी उनके साथ नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब इस मौके पर हम दोनों खानदान एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। मैं ये सुनकर अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटे, मसले तो चलते रहते हैं, मेरी सास ने मेरी बात को काटते हुए कहा। लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मैंने अपनी सास से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहाँ से एक और जिम्मेदारी लेकर वापस अपने घर आ गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था और जानता था उसके बाद मेरा दिल बहुत अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी की कब्र खोलूं, कब्र कुशाई करूं, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, ना कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि जो कुछ करूंगा मैं खुद ही करूंगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत जरूरी लग रहा था। 2 बजे घर के सब लोग सो रहे थे। मैं जानता था कि वो गोरकन जो बार बार मुझे मना कर रहा था, वो भी इस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको तो लगता होगा कि अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, पर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतजाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफी नरम थी। ऐसे लगता था जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो पत्थर की स्लेट को हटाने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं इस वक्त इतने जोश और वलबले में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की स्लेट हटाई तो मुझे एक और हैरत का झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए थे। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे और मैं इस कदर परेशान था कि समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी, ना उसका कफन था। मैं तो अपना फोन ढूंढने आया था, पर एक नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फोन कान से लगाया तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से मुझे लगा जैसे मेरा फोन कब्र में नहीं है, बल्कि मेरा फोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी तो वहाँ से मेरा तजस्सुस कायम हो गया। कुछ देर हवाओं की जकड़ की ऐसी आवाज आती रही और फिर मेरे कानों में एक आवाज पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक उसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर दिया जाता तब तक वो यूं ही तड़पती ही रहेगी। शायद मैं ये बात सुनकर बेवकूफ बन ही जाता, लेकिन मैं सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू जबान में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज मुझे फोन पर सुनाई दे। ये चीज कोई ड्रामा या फिर झूठ लगती थी। ऐसा हकीकत में हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने कब्र में कैमरा और माइक रखने की कोशिश की, पर आज तक किसी फरिश्ते की आवाज़ किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह का राज है और ये अल्लाह ही जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी फरिश्ते की आवाज़ कोई इंसान सुन सके। बस तभी से मुझे शक पड़ गया था और मैंने बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। फिर जब मैंने कब्र खोदी, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने आपकी बेटी की कब्र खोदी है, पर मेरी बीवी वहाँ नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मुझे ये बेहुरमती करने को किसने कहा था। मेरी बीवी के भाई तो बाकायदा मुझे मारने पर तो लाए थे। वो इस कदर ऊंची आवाज में बात कर रहे थे कि मैं अब उनसे डर रहा था। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं तो कभी भी अपनी बीवी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता था, और ये बात उन लोगों को कौन समझाए। उनको तो मैं न जाने कसाई, जालिम और जल्लाद लग रहा था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो तो लड़ने झगड़ने पर, मर मिटने पर तैयार हो गए थे, और ऐसे लोगों से मैं कितनी भी बात करता वो मेरी बात ना सुनते। वहाँ से निकला तो सबसे पहले मुझे अपनी सास के भांजे का ख्याल आया, जिसके बारे में उन्होंने मुझे ढूंढने का कहा था। बाकी सब काम छोड़कर अब मैं भी उसी को ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के उस कजन पर बहुत ज्यादा शक था। वो भी घर से उस दिन से गायब हुआ था जिस दिन से मेरी बीवी फौत हुई थी। शहर में पूछता पुछाता वहाँ के इकलौते बस अड्डे पर पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में बताया।
مجھے وہاں کہیں ایک لوکل آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکے کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہیں تھی، میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے، پر وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان پر رہتا تھا اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس تنگ گلی میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک رنگ جائے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی اور شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک غنڈہ ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، خدا کا نام مت لو، تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن میرے کزن نے مجھ سے کہا وہ اسے ماڈلنگ کروانے کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا، وہ خوب پیسے کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم کر دے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے شہر لے جا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائی۔ جب میری اتنی ساری تصاویریں بن گئیں تو میں مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی تھی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی تو ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی، پر اس بھانجے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ وہ اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے اس نے اتنی کامیابی کے ساتھ یہ سب کیسے کر لیا۔ جب میری بیوی کے مرنے کا اعلان ہوا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے اور شاید اسے دفنانے میں جلدی بھی کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی ان سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کے منہ کو پیسے لگائے ہوں گے۔ اب وہ میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور میری بیوی پر انتہا کے ظلم بھی کرتا تھا۔ میری بیوی تو مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی ساری باتیں مانتی گئی اور دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جاننے کے بعد اسے دھتکارنے کے بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے ڈرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن تم اب اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنو گی۔ اب میں اس آدمی کو خود بھی دیکھوں گا کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفے کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ اس کا محرم نہ بن جائے۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔